देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में चल रहा पौधारोपण अभियान। तो पौधारोपण अभियान को लेकर अखिलेश यादव का तंज। यूपी सरकार सिर्फ कागजों में पौधे लगा रही। पिछले साल और इस साल कागजों में पौधे लग रहे। बीजेपी पौधारोपण के नाम पर झूठ बोल रही है। पौधे की सुरक्षा के लिए सरकार कह रही ट्री गार्ड लगाएंगे। जो सरकार सांड ना हटा पा रही वो ट्री गार्ड के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो देखिए, एक तरफ जहां पर यूपी सरकार के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आज जिसकी शुरुआत हुई है, इस अभियान की शुरुआत की गई है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने इस पूरे पौधारोपण अभियान को फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में पौधारोपण जो अभियान चल रहा है वो सिर्फ कागजों में ही अभियान देखने को मिलता है, और पिछले साल की बात करें या इस साल लगातार पौधे सिर्फ कागजों में लगे हैं। तो पिछले साल और इस साल कागजों में पौधे लग रहे हैं। इस अभियान को लेकर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पौधारोपण के नाम पर झूठ बोल रही है। पेड़ लगाएंगे 35 करोड़। आप लोग भी गए होंगे तस्वीर लेने 35 करोड़ पेड़ों की। जो पहले लगे थे वो कागज में लगे थे, ये लगे वो भी कागज में लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें ट्री गार्ड लगाया जाएगा। अगर 35 करोड़ पेड़ों में 35 करोड़ पेड़ों में ट्री गार्ड लगेगा 1000 रुपए का, तो बताओ क्या कीमत होगी, कितने होंगे पैसे? 35,000 करोड़। अरे जो सरकार सांड ना हटा पा रही हो वो ट्री गार्ड के लिए 35,000 करोड़ खर्च करेगी पैसा, जिनके पास कोई पैसा नहीं। इसलिए इनसे बचो। ये और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, एक तरफ यूपी में सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जाए और इसके लिए आज से अभियान की शुरुआत हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए ये कह दिया है कि ये सिर्फ कागजों में पौधारोपण होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान आज चलाया गया था। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम 5:51 तक ही 30 करोड़ 257 पौधे लगा लिए थे। यानी 30 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो चुका है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष में भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो हमले का मिलता है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, और सीधे तौर पर उन बहुत सारे दावों को लेकर कहीं न कहीं उन्होंने हमला बोला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही थी कि अब तक 135 करोड़ पौधे जो 2017 से लेकर 2023 के बीच में लगाए गए हैं, वो सभी दावे कागजी हैं, कागजों पर ये पौधे लगे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर नई चीजें दिख रही हैं। और जहां तक सवाल है ट्री गार्ड लगाने का, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया था कि जो भी पौधे लगाए जाएंगे उसमें ट्री गार्ड होगा, ताकि आवारा पशुओं से उनको बचाया जाए, उनकी रक्षा हो सके, ताकि वो पौधे तैयार हो सके। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 35 करोड़ पौधों तक अगर ट्री गार्ड लगाएंगे, अगर 1,000 रुपए का होता है तो 35,000 करोड़ रुपए इसके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहां से इनका इंतजाम करेगी, उसको लेकर सरकार ने नहीं बताया। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव पौधारोपण अभियान पर भी सरकार को घेरते नजर आए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना अभियान फिर से पूरा कर लिया है, और जो 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य आज का था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल कर लिया है। ठीक है एसके, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप का शाहजहांपुर दौरा, विकास भवन में मीडिया से बातचीत की है। सीमा हैदर को लेकर नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। अगर कोई सनातन को मानता है तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी महिला का राम राम कहता भी अच्छी बात है। तो विकास भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सीमा हैदर पर बोलते हुए कि अगर कोई सनातन को मानता है तो ये अच्छी बात है, अगर कोई राम राम कहता है तो ये भी अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी महिला का राम राम कहना ये तो अच्छी बात है, ये बात कही है प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने। कोई राम राम करता है या जय श्री राम बोलता है
तो सरकार का इसमें क्या भी हो सकता है? ये तो प्रदेश से और देश के दुनिया की जनता आज भगवान श्री राम के प्रति और अधिक आस्थावान हुई है। यदि सीमा हैदर राम राम करती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो सनातन संस्कृति है वो सर्वमान्य है। यदि पाकिस्तान से आने वाले लोग भी राम राम करना शुरू करते हैं तो बात स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है जो स्वीकार्य की जानेगी। तो नरेंद्र कश्यप जो प्रभारी मंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा हैदर पर बोला और उन्होंने कहा कि अगर कोई सनातन को मानता है तो ये अच्छी बात है, अगर कोई पाकिस्तान से आकर राम राम करता है तो ये भी अच्छी बात है। तो प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप का शाहजहांपुर दौरा था और इस दौरान तमाम बैठकें ली और विकास कार्यों का भी जायजा लिया और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा बयान नरेंद्र कश्यप ने दिया, जहां उन्होंने सीमा हैदर पर बोलते हुए कहा कि अगर कोई सनातन को अपनाता है, मानता है तो ये अच्छी बात है और अगर कोई पाकिस्तान से आकर राम राम कहता है तो ये भी अच्छी बात है। कहीं ऑनलाइन गेम के जरिए तो कहीं तिलक लगाकर, कलावा पहनकर छलावा तो कहीं नाम बदलकर दोस्ती। ये तमाम ऐसे मामले इन दिनों खूब सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि गाजियाबाद ऐसे मामलों का सेंटर बन रहा है। तो क्या कोई सोची समझी साजिश के तहत ये सब तो नहीं कर रहा? ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर का है, जहां आरोपी खालिद के नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और फिर शुरू कर दिया अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी का खेल। यही नहीं, युवती का धर्मांतरण भी करा दिया गया। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण का जिला गाजियाबाद। धर्मांतरण की हिट लिस्ट में गाजियाबाद। नहीं रुक रहा लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण का खेल। पश्चिम यूपी में धर्मांतरण की प्रयोगशाला बन रहा गाजियाबाद। क्या जिला गाजियाबाद धर्मांतरण के ठेकेदारों की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है? ये सवाल इसलिए कि एक बार फिर गाजियाबाद से लव जिहाद की घटना सामने आई है। मामला विजयनगर क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक हिंदू लड़की का आरोप है कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती दीपक नाम के लड़के से हुई। बाद में दोस्ती आगे बढ़कर प्यार में बदल गई। इस दौरान कथित दीपक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। पीड़िता के मुताबिक जब उसे पता चला कि दीपक का असली नाम खालिद है तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लगातार उसके साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि हजरत निजामुद्दीन ले जाकर उसका धर्मांतरण करा दिया और बीफ खाने पर मजबूर किया। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहाँ पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया, वहाँ पे वो मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने लगा कि आज से तुम्हारा नाम सुखदेवी से आयात रख देते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मैंने इसका विरोध किया तो वो घर लाकर उसने मुझे बहुत मारा पीटा और कुछ महीने बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगा। जब मैं नहीं मानी तो मेरे साथ जबरदस्ती प्रेगनेंसी हालत में सेक्स करता, रोज करता, जिससे कि धीरे धीरे बच्चा डैमेज हो गया। दरअसल पीड़िता का आरोप है साल 2020 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती दीपक नाम के युवक से हुई। एक दूसरे के नंबर लेकर दोनों फोन पर बात करने लगे। इस दौरान खालिद चौधरी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। करीब 6 महीने बाद पता चला कि दीपक का असली नाम खालिद चौधरी है। खालिद विजयनगर के मिर्जापुर में रहता है। खालिद से अलग होना चाहा तो उसने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। खुद को पत्रकार बताकर रौब बांटता था। बात न मानने पर बदनाम करने, जान से मारने की धमकी देता था। मजबूरी के चलते उसे खालिद के साथ रहना पड़ा। इस दौरान खालिद उसके साथ रेप करता था। पिछले साल खालिद उसे निजामुद्दीन के धार्मिक स्थल में ले गया, जहां उसे हिजाब पहनाया गया और खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए।
इसके बाद खालिद ने उसे बीफ खिलाकर उसका धर्मांतरण करा दिया। इतना ही नहीं, उसका नाम भी बदल दिया। इससे पहले खालिद के परिजनों से शिकायत की तो उन्होंने भी धर्म बदलने का दबाव डाला था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद, कविनगर और खोड़ा में धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों के खुलासे के बाद अब विजयनगर में युवती के धर्मांतरण का मामला तमाम सवाल खड़े कर रहा है। क्या धर्मांतरण के ठेकेदारों के निशाने पर है गाजियाबाद? क्या गाजियाबाद में धर्मांतरण का कोई संगठित गिरोह सक्रिय है? धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में गाजियाबाद ही क्यों अव्वल है? लगातार मामले और गिरफ्तारियों के बाद भी क्यों नहीं थम रहा सिलसिला? क्या सोची समझी साजिश के तहत गाजियाबाद को निशाना बनाया जा रहा है? क्या पश्चिम यूपी में धर्मांतरण की प्रयोगशाला बन गया है जिला गाजियाबाद? लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामलों में सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी गतिविधियां लगातार बढ़ती जाएंगी। चिंता की बात इसलिए भी है कि कड़े धर्मांतरण कानून के बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही। आरोपी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है सिस्टम को और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धर्मांतरण का कानून बेहद सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद से यादराम भारती की रिपोर्ट। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बिजनौर के ही कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस बीच बिजनौर में कोटावली नदी के तेज धार में एक यूपी रोडवेज की बस फंस गई। बस में सवार यात्रियों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। आपको इसको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दांव पर कई जिंदगी, पानी के बीच बस फंसी। जल प्रलय से मचा हाहाकार। कोटावली नदी का बढ़ा जलस्तर। जेसीबी की मदद से निकाली गई बस। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर किस्मत में जिंदगी लिखी है, भाग्य में जीना लिखा है, तो कोई बला और कोई तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अब जरा इस बस को ध्यान से देखिए। बस के अंदर 70 जिंदगी दांव पर है। हर गुजरती सांस कब आखिरी हो जाए पता नहीं। मौत के साथ मानो हर यात्री दो दो हाथ कर रहा है। पानी के बीच हिचकोले खा रही बस कब डूब जाए पता नहीं। हर मिनट मौत की आहट है। हलक में जान फंसी है। बला है, आफत है। नदियों के किनारे बसे हर जिले में बाढ़ का प्रलय जारी है। प्राकृतिक आपदा में इंसानी जिंदगी जूझती नजर आ रही है। ऐसी ही घटना बिजनौर से सामने आई। बिजनौर में एक बार फिर से कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ गया। वही जलस्तर बढ़ने से कोटावली नदी रपटे के बीच एक रोडवेज बस फंस गई। ये बस नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इसके बाद जेसीबी के जरिए यात्रियों को रोडवेज बस से बाहर निकाला गया। जब हम आ रहे थे तो फिर हमने देखा कि बस इधर से आ रही थी और उन्होंने बस निकालने की कोशिश करी तो अचानक से पानी यहाँ पे आया और जो है पानी के कारण आने से बस जो है बह गई। तो जो है प्रशासन ने यात्रियों के बचाने की कोशिश की और जो है जेसीबी मंगवाई और जो उन्हें बचाया। काफ़ी घबराहट सी हो रही थी हमें भी वैसे जब बस हिल गई तो, लेकिन जो है फिर ठीक ठाक हो गया। तेज बारिश होने से भागूवाला क्षेत्र की कोटावली नदी का जलस्तर शनिवार को सुबह 7 बजे बढ़ना शुरू हो गया और करीब 9 बजे रफेडिया डिपो के यात्रियों से भरी एक बस नदी के रपटे से गुजर रही थी।
नदी के तेज बहाव में रपटे के बीच जाकर यात्रियों से भरी बस दलदल में फंस गई। ये असल में सुबह सवेरे से तेज़ बारिश होने लगी थी और उस बारिश के कारण पानी में एकदम तेज़ बहाव आया। उस बहाव के कारण यहाँ आए दिन बस से फंस जाती और वो ड्राइवर से बात हुई थी। तो ड्राइवर बोल रहा था कि जब मैंने इसमें बस डाली उस समय पानी का बहाव कम था, लेकिन जैसे बस बीच में पहुँचे पानी का बहाव तेज़ हो गया और बस बंद हो गई। लगभग इसमें 40-42 यात्री सवार थे। फिर जेसीबी और पॉकलैंड की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस आ गई थी, रेस्क्यू करके बस को बाहर निकाला गया। वहीं नदी के तेज बहाव के बीच अचानक फंस जाने से बस के यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस नदी रपटे से फिसलकर पत्थरों के सहारे रुक गई। वहीं नदी पुल के पास खड़ी क्रेन आनन फानन में मौके पर पहुंची और रस्सियों के माध्यम से बस को नदी से पलटने से बचाया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस के अंदर फंसे सभी यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया। हालांकि अभी कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इसलिए सतर्कता में सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी जहां पश्चिमी यूपी बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पौधारोपण करके प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों का दौरा करके पौधारोपण किया और लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी को हरा भरा बनाए रखने के लिए 35 करोड़ पौधे लगाने का फैसला किया है। इस महाअभियान के तहत शेष 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के हरित क्षेत्र के 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, जहां पर वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश के मुखिया ने इसकी शुरुआत की और देखिए प्रदेश के अलग अलग कोनों, अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, कौशाम्बी, आगरा, हमीरपुर, मेरठ, सोनभद्र और लखनऊ की ये तस्वीर है, जहां पर तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत करके पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है। तमाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इस अभियान में लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम मंत्री अलग अलग जिले में मौजूद रहे, तमाम अधिकारी अलग अलग जिले में मौजूद रहे और इस दौरान इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हर एक व्यक्ति से एक पौधा लगाने की अपील भी की है, ताकि ये अभियान, करोड़ों पौधे लगाने का ये अभियान आगे बढ़ता रहे। तो यूपी में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है आज से। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहाँ पे चल रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारण बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को बुलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।